Hello everyone, today I am going to explain the modern portion of Kriya Sharir, and the first topic is physiology homeostasis, in which there are further subtopics. I am going to explain the first one, that is definition and mechanism of maintenance of homeostasis. So let us start with homeostasis, in which I am going to explain definition, role of various system of the body in homeostasis, components, mechanism and its types. Definition. Homeostasis refers to the maintenance of constant internal environment of the body. जो होम्योस्टेसिस है वो दो वर्ड से बना है, होम्यो और स्टेसिस. होम्यो का मतलब होता है सेम और स्टेसिस का मतलब होता है स्टैंडिंग. जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है बॉडी का, उसके मेंटेनेंस को होम्योस्टेसिस बोलते हैं, और इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था वेल्टर ब्रैडफोर्ड कैनन ने. अब इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है? तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, जो सेल्स के आउटसाइड फ्लो करता है, उसी को हम बोलते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट. और ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो पूरी बॉडी में मूव करता है, राइट. जो बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं उसमें भी होम्योस्टेसिस रोल प्ले करता है. जैसे फर्स्ट वन इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो रिस्पॉन्सिबल है डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस ऑन द ब्लड. सेकेंड वन इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो रिस्पॉन्सिबल है वाटर बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस और टेम्परेचर ऑफ द बॉडी को मेंटेन करने के लिए. थर्ड वन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें जो किडनी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वाटर बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस एंड ऑस्मोलैलिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स. स्किन भी है जो स्वेट सिक्रेट करके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है. वैसे ही जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसके अंदर हार्ट और ब्लड वेसल्स हैं, वो भी जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, और इस तरीके से वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं. देयर आर फर्दर सिस्टम्स ऑल्सो, जैसे कि लिम्फेटिक सिस्टम है, वो प्रोटीन्स को रिटर्न करने का काम करता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड करता है बॉडी में. एंडोक्राइन सिस्टम, जो हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स और अदर सब्सटेंसेस जो सेल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. स्केलेटल मसल्स है, जिसकी हेल्प से हम मूव कर सकते हैं, फूड खा सकते हैं, बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं. नर्वस सिस्टम जो होता है वो भी होम्योस्टेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. Mechanism of homeostasis. Homeostatic mechanism in the body responsible for maintaining the normalcy of body system. जो बॉडी के अंदर वेरियस सिस्टम्स होते हैं उसके जो भी फंक्शन को नॉर्मल करने का काम करता है, मतलब अगर वो इंक्रीज हो जाए, एक्सेलरेट हो जाए, इनहिबिट हो जाए, उसको नॉर्मल स्टेट में लाने का जो काम करता है उसी को हम बोलते हैं होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म. उसमें 3 कंपोनेंट्स हैं इंक्लूडेड. फर्स्ट वन सेंसर, जो भी डेविएशन हुआ, एक्सेलरेशन या फिर इनहिबिशन जो भी हुआ है, उसको डिटेक्ट करने का जो काम है वो सेंसर करता है. कंट्रोल सेंटर, जो डिसीजन लेता है कि एक्सेलरेट करना है या इनहिबिट करना है और फिर नॉर्मलेसी मेंटेन करनी है. थर्ड वन इज इफेक्टर्स, जो एक्सेलरेट और इनहिबिट करते हैं एक्टिविटी को एज पर जो डिसीजन आया है कंट्रोल सेंटर से. मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस, जिसमें 2 है, पहला है नेगेटिव और दूसरा है पॉजिटिव. सो फर्स्ट वन इज नेगेटिव. इट रिएक्ट्स टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन होम्योस्टेसिस. मतलब अगर कोई भी सिस्टम में एक्सेलरेशन हो गया है तो ये सिस्टम ऑपोजिट वर्क करेगा, यानी इनहिबिट करने का काम करेगा, और ऐसे ही अगर इनहिबिशन हो गया है तो उसको एक्सेलरेट करने का काम करेगा और फिर नॉर्मलेसी मेंटेन करेगा. सो इसका एग्जाम्पल मैंने दिया है, वो है मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस. सो नॉर्मल वाटर कंटेंट से अगर बॉडी में वाटर का जो कंटेंट है वो डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हो जाए तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम कैसे फंक्शन करेगा. तो अगर बॉडी में वाटर कंटेंट डिक्रीज़ हो जाए तो हम उसको 2 वेज से नॉर्मल कर सकते हैं. पहला है थर्स्ट, और दूसरा जो है वो हाइपोथैलेमस में जो ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंस है अगर वो स्टिमुलेट हो जाए तो अगर हमको थर्स्ट लगे, ज़्यादा थर्स्ट लगेगी, हम ज़्यादा पानी पिएंगे तो नॉर्मल वाटर कंटेंट हो जाएगा फिर से. और सेकेंड वे ये है कि जो हाइपोथैलेमस में ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है अगर वो स्टिमुलेट हो जाए तो जो एडीएच हार्मोन है उसका सिक्रेशन बढ़ जाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से. तो जो किडनी के ट्यूब्यूल्स हैं उसमें जो वाटर का रिटेंशन है वो बढ़ जाएगा, तो फिर जो वाटर कंटेंट डिक्रीज हुआ था वो फिर से एज यूजुअल नॉर्मल हो जाएगा.
और सेकंड, अगर बॉडी में वाटर कंटेंट इंक्रीज होता है तो इसके अपोजिट फंक्शन हो जाएगा, मतलब हमको प्यास ही नहीं लगेगी, तो वाटर कंटेंट डिक्रीज होगा और फिर नॉर्मल हो जाएगा। जो ऑस्मोरिसेप्टर्स हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट हैं, अगर उनका स्टिमुलेशन ही ना हो तो एडीएच का सिक्रेशन ही नहीं होगा, तो फिर जो किडनी है उसमें रिटेंशन नहीं होगा, तो नॉर्मल वाटर कंटेंट फिर से मेंटेन हो जाएगा। इस तरीके से नेगेटिव फीडबैक सिस्टम जो है वो रिवर्स करके फंक्शन करता है और बॉडी में होम्योस्टेसिस का रोल प्ले करता है। Second one is positive feedback control system. It reacts to increase intensity of the change in the same direction and it is less common. तो जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो लेस कॉमन है, क्योंकि नेगेटिव वाला जो है वो ज्यादा कॉमन है बॉडी में, और ये जो है वो वर्क करता है सेम डायरेक्शन में। मतलब जो भी वेरियस बॉडी सिस्टम्स है, अगर कहीं पे एक्सेलरेशन हो गया है तो फर्दर एक्सेलरेट करवाएगा, इनहिबिशन हुआ है तो फर्दर इनहिबिट करवाने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्लड क्लॉटिंग. Blood clotting includes 3 steps. First one is formation of prothrombin activator. Second one is conversion of prothrombin into thrombin. And third one is conversion of fibrinogen into fibrin. So let us see. जैसे कोई भी ब्लड वेसल है बॉडी की, अगर उसमें इंजरी हो गई तो देयर विल बी ब्लीडिंग, due to which it leads to formation of prothrombin activator. Then there will be conversion of prothrombin to thrombin, and further there will be conversion of fibrinogen into fibrin and stoppage of bleeding takes place. तो ये जो जनरली ये जो सेकेंड स्टेप है जिसमें थ्रोम्बिन बनता है, प्रोथ्रोम्बिन से जो थ्रोम्बिन बनता है वो पॉजिटिव फीडबैक देता है, जिसकी वजह से ज्यादा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है और जल्दी से ब्लीडिंग हो जाती है। मतलब ये जो भी प्रोसेस हो रही है उसको एक्सेलरेट करने का काम कर रहा है, यानी ये सेम डायरेक्शन में वर्क करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर।